हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। जहाँ हम इनऑर्गेनिक से स्टार्टिंग करेंगे और इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में सबसे पहला आपका टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? इस फर्स्ट में लिखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी assume that nature of metal ligand bond is pure electrostatic interaction। इसका मतलब है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। इसका मतलब होता है आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि इनका जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सेकेंड में जो ये ग्रीन कलर से नोट्स बनाए इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या लिखा है। हाउएवर द नेचर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट इन नेचर। सीएफटी कहती है कि आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो होता है प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब इसमें आगे लिखा है कि जो इसमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है उसके लिए जो होता है लिगेंड का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब जो लिगेंड की आयनिक पावर है वो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्प्लिटिंग कैसी होती है? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में। वो कैसी होती है? जब मेटल लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो लिगेंड और जो मेटल लिगेंड के मेटल के कांटेक्ट में आने की वजह से जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। आगे लिखा है द स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल आयन एंड कॉम्प्लेक्स अराइज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। इस पर आगे लिखता है कि जो मेटल या मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो स्पेक्ट्रा आता है उस स्पेक्ट्रा का रीजन होता है मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उसमें लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, जिस वजह से यहाँ पर मेटल या मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्पेक्ट्रा देते हैं। आगे लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। सीएफटी की लिमिटेशन क्या होती है? इसकी फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि ये कहता है कि लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है वो प्योर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि फजांस रूल क्या कहता है? फजांस रूल कहता है कि नो बॉन्ड इज़ 100% आयनिक। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। और बाकी दिस थ्योरी एज्यूम लिगेंड अप्रोच कॉजेज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड द मेटल ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू T2G एंड EG वाइल लिगेंड ऑर्बिटल्स डू नॉट स्प्लिट। ये आगे ये कहता है, ये इसकी लिमिटेशन में हम आगे ये कह सकते हैं कि ये कहता है कि जब लिगेंड मेटल के पास आता है तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल है वो T2G और EG में स्प्लिट कर जाते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। लेकिन ये नहीं बता पाता है कि मेटल के डी ऑर्बिटल तो स्प्लिट करते हैं, ठीक है, लेकिन लिगेंड के जो ऑर्बिटल है वो क्यों नहीं स्प्लिट करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन तो उनके बीच भी होता ही है। तो ये जो थ्योरी होती है ये नहीं बता पाती है। आगे लिमिटेशन की बात करें, इसकी और लिमिटेशन की बात करें तो सीएफटी जो है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात करता है, लेकिन एस पी और एफ की स्प्लिटिंग की बात सीएफटी कहीं पर भी नहीं करता है कि एस पी और एफ में स्प्लिटिंग होती है नहीं होती है या क्यों नहीं होती है, और या पाई ऑर्बिटल्स क्यों नहीं स्प्लिट करते हैं। आगे CFT कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये CFT जो है लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात नहीं करता है। लिगेंड की स्ट्रेंथ मतलब होता है कि न्यूट्रल वाटर तो जब न्यूट्रल वाटर तो मेटल से कांटेक्ट करता है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, जबकि OH- लिगेंड मेटल के साथ कांटेक्ट करने पर स्प्लिटिंग कम होती है। इस बार इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाता है क्यों वाटर के एज ए लिगेंड मेटल के साथ इंटरेक्शन से स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है और क्यों OH- के कांटेक्ट से स्प्लिटिंग कम हो रही है। इसके बारे में CFT नहीं बता पाता है। दैट मीन्स लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है। आगे CFT डज नॉट कंसिडर द मल्टीपल। CFT मल्टीपल बॉन्डिंग की बात नहीं करती है। ये मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनते हैं इसके बारे में नहीं बताता है। और ये जो पाई बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में भी CFT कहीं पर नहीं बताता है। आगे CFT कुड नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र बॉन्ड के बारे में CFT कहीं पर बात नहीं करता है।
अब क्या होता है, कभी भी कोई थ्योरी फेल होती है या किसी भी थ्योरी में कोई लिमिटेशन निकलती है, तो उन लिमिटेशनों को ध्यान में रखते हुए आगे कोई थ्योरी निकल के आती है जो उन लिमिटेशंस पर काम करती है और थ्योरी को बेटर बनाती है। तो यहाँ पर CFT थ्योरी की लिमिटेशन को देखते हुए आगे लिगेंड फील्ड थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई, जिसने CFT की लिमिटेशंस पर काम किया और एक बेटर थ्योरी बनाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी CFT की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। इसमें इसने क्या कहा है कि जो CFT ने कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, तो इसने कहा कि वहाँ पर प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होता है, वहाँ पर उस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने उसके लिए कुछ एविडेंस भी दिए कि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। एविडेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो होती है उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है, उसका उसके कुछ एविडेंस है। एविडेंस में सबसे पहले है लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर जी। ये जी जो होता है, क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ जी सो दैट द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयन आर ऑलवेज डिलोकलाइज्ड इनटू द लिगेंड ऑर्बिटल। ये क्या कहता है, जी क्या कहता है कि जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनना है, जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स है वो लिगेंड के ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज होते हैं। इसका मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज होते हैं और मेटल लिगेंड बॉन्ड में लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसका मतलब कभी मेटल दे रहा है, कभी लिगेंड दे रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब लैंडेस फैक्टर जी क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ डी ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज होते हैं। अब ESR NMR और NQR को का जो डेटा होता है वो भी ये बताता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है वो पार्शियली आयनिक बॉन्ड होता है और पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड इन नेचर होता है। हाँ, बाकी इनके डेटा से भी हमें ये एविडेंस मिला है कि जो ये मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है पार्शियली आयनिक होता है और पार्शियली कोवलेंट होता है। बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग की बात करेंगे। ये जो LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी होती है ये VBT और CFT से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और मेटल और लिगेंड के जो बॉन्ड है उसको मोर सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करता है। अब ये क्या कहती है कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो लिगेंड के सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइनली बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पर दो तरीके की बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब लोअर एनर्जी के बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे तो उसको BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और हायर एनर्जी के बॉन्ड बनेंगे, सॉरी, हायर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि कब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइनिंग की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल, कंबाइनिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अगर उनकी सिमेट्री सेम होगी तो ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैप्स है वो मैक्सिमम होगी। ये जो सिमेट्री है सेम होने की वजह से मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स को परमिट देता है। आगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी।